So hello, good evening everyone. This is a new chapter in chemistry और बहुत जरूरी चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री। ओके, स्टोक्योमेट्री। तो इसमें बहुत सारे लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है। 5 से 6 लेक्चर्स होंगे लगभग, राइट। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें और बहुत ज़रूरी चैप्टर भी है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इज द ओनली न्यूमेरिकल चैप्टर इन योर होल केमिस्ट्री सिलेबस, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वही चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सारे थ्योरेटिकल हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं। ओके, न्यूमेरिकल नंबर देखोगे मतलब यही चैप्टर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पेपर जब बनेंगे बोर्ड पेपर तो नंबर्स न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही, कम से कम 2-3। तो जो भी 2-3 न्यूमेरिकल है वो यही चैप्टर से आता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 to 12 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर अलोन, फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, सेक्शन ए और बी मिला के। तो प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, पूरा कंसेप्चुअल है वो। क्या क्या होगा ये लेक्चर 1 में, मैं ये सारे जो है आपको कवर करूंगा ये वाले लेक्चर में, ठीक है। बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और न्यूमेरिकल ऑन Gay-Lussac's लॉ। ओके, वो जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशंस में क्वेश्चंस नहीं है। ओके, जो भी आपका क्वेश्चंस है वो किस में है? Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। ये तो आपको पता ही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से कि थ्री फंडामेंटल जो है स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अलग से भी है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है क्या, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, जिसके बारे में हम इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं। दीज आर दी अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन अगर फंडामेंटल देखें तो तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और गैस उसमें से क्या है, उसके ना ही कोई शेप होते हैं ना ही कोई वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। वो जो भी जगह में है वो पूरा वो जगह को क्या करता है, अपना बना लेता है, ठीक है। तो गैस डजंट हैव अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम, नाइदर हैव अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है। इट ऑक्युपाइज द एंटायर कंटेनर। और गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशंस में रहते हैं, इधर उधर जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाथ फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग कहीं पर भी जाके टकरा जाते हैं। ओके, और उनके कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंसिबिलिटी और डेंसिटी काफी कम होता है, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में कंपैरिजन में उसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होता है ना, अच्छे से आप जो है उसको कंप्रेस कर सकते हो। ओके, और यही गैस के बिहेवियर्स को जो है डिस्क्राइब किया गया है वो सारे लॉ में, ठीक है। आगे चल के आपके बहुत सारे लॉ हैं, एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस इक्वेशंस, ये सारे जो हैं क्या है, जो है हमारा गैसेस के बिहेवियर को ही डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो दिस गैस लॉ डील्स विद सर्टेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दिस आर दी फोर थिंग्स, ठीक है, जिसके आजू बाजू हम लोग को हमेशा से रहना है ये चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीनों को लेके ही ये सारे लॉ बने। आगे जाके जितने भी लॉ हम पढ़ रहे हैं वही सब से बना हुआ है, ठीक है। पहला जो है बॉयल्स लॉ, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या होता है? तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है और चीजें किसके बीच होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के। यहाँ पर बोला है, देखिए, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये जरूरी है आपको लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of a given amount of gas is inversely proportional to its volume। मतलब सपोज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाऊंगा तो सोच लीजिए के बाय वी हुआ। ओके, अब वी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज पी वी इज इक्वल टू के। तो अगर मेरा इनिशियल होगा पी वन वी वन, अगर फाइनल होगा तो क्या होगा, पी टू वी टू, वो भी इक्वल टू क्या होगा, के। और अगर दोनों को हम लोग सिमिलर करें तो आप क्या बोल सकते हो, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू बोल सकते हो। जहां पर पी वन इज इनिशियल प्रेशर, पी टू इज फाइनल प्रेशर, वी वन इज इनिशियल वॉल्यूम, वी टू इज फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ,
इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ये जो है मेन फॉर्मूला है। ओके, P1V1 इक्वल टू P2V2, ये कौन बोला है? बॉयल्स लॉ दिया है। ठीक है, अगर दूसरा लॉ में जाएंगे तो वो है क्या? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या किया है? हमेशा से वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाला है, और वो बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सपोज हम लोग इनिशियल वॉल्यूम लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं, और फाइनल वॉल्यूम लेंगे और फाइनल टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को मैं हटाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? V1 इज इक्वल टू के T1 और V2 इज इक्वल टू के T2। ठीक है, अगर T1 को मेरे को यहाँ लाना है तो मैं ऐसे ला सकता हूँ, V1/T1 इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ, और V2/T2 इज इक्वल टू के, ये भी लिख सकता हूँ, है ना। और के समान है, मतलब V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? चार्ल्स लॉ। ठीक है, दिस इज चार्ल्स लॉ, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। नेक्स्ट है गैस इक्वेशन, ये दोनों का मिश्रण है, आपको पता है। देखिए, ठीक है, बॉयल्स लॉ था P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और चार्ल्स लॉ था आपका क्या? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अगर दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है, कंबाइनिंग बोथ दी गैसेस, गैस इक्वेशन मतलब कंबाइनिंग बोथ दी गैस लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, दोनों को मिला दिया तो क्या होगा? हम लोग का गैस इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। ये जो है आपका क्या है? गैस इक्वेशन। क्या है ये? गैस इक्वेशन। ये वही बोल रहा है, देखिए, ऑन कंबाइनिंग बोथ द लॉ वी कंक्लूड दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम जो है वो क्या है? टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो दैट इज ऑल, ये दोनों को मिला दिया गया है और ये इक्वेशन बनाया गया है। ठीक है, P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। ठीक है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को मिला के ये गैस इक्वेशन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हमेशा से याद रखना, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर बात किया जाए तो अगर टेम्परेचर में बोला जाए तो क्या है? 273 केल्विन। जो 0.15 है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो 0.15 नहीं देखा जाता है। ठीक है, आप क्या लोगे? 273 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में नहीं लोगे आप। ओके, आप हमेशा से केल्विन में ही लेते हो। क्यों? रीजन है केल्विन में लेने का, क्योंकि केल्विन में जब आप लोगे तो टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जीरो से कभी कम हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, हमेशा से पॉजिटिव रहेगा। ओके, केल्विन, तो इसीलिए हम केल्विन ज्यादातर प्रिफर करते हैं। ओके, और प्रेशर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? 1 atm, दैट इज 760 mm मर्क्यूरी, या फिर 76 cm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो दैट इज स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। और अगर वॉल्यूम का बात करें तो 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज व्हाट वॉल्यूम? 22.4 लीटर। ठीक है, तो आपको देखो टेम्परेचर पता है 273 केल्विन, प्रेशर पता है 760 mmHg, अगर mm में होगा चीजें, अगर cm में होगा तो आपको क्या लगाना है? 76 cm, और अगर atm में दिया होगा तो atm, राइट। और आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। ओके, तो द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड थियोरेटिकली बी रिड्यूस्ड टू zero, give the lowest possible temperature that can be reached is called absolute zero। ठीक है, इसका कहने का मतलब, एक कंडीशन जहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली रिड्यूस टू जीरो, मतलब क्या हो रहा है? एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी आपका गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, राइट। और ये जीरो कब होगा? कौन से टेम्परेचर में? मिनिमम टेम्परेचर। ओके, और ये मिनिमम टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट जीरो। और वो कब है? -273 डिग्री
सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकते, वही मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव हम नहीं जा सकते। केल्विन में सबसे कम हम कहाँ जा पाएंगे? 0 में, ठीक है, 0 केल्विन ही सबसे कम होगा। ओके, तो 0 केल्विन ही जो है सबसे कम टेम्परेचर माना गया है, जहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी थियोरेटिकली रिड्यूस टू क्या? 0, इसलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट 0, ठीक है, आप इसके नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। तो 0 केल्विन को अगर हम लोग सबसे बेस माना गया है, तो वो सेल्सियस में कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। 0.5 को आप नेग्लिजिबल कर सकते हो, कंसिडर नहीं भी कर सकते हो, राइट। समझ में आया एब्सोल्यूट 0 क्या होता है? आप इससे नीचे मत जाइएगा, ठीक है। केल्विन कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, टेम्परेचर इन केल्विन कैन नॉट बी नेगेटिव, तब तक वॉल्यूम आपका ऑलरेडी 0 हो गया होगा, ठीक है। 0 केल्विन में आपका वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी थ्योरेटिकली रिड्यूस टू 0, ओके। देखिए, टेम्परेचर शुड बी टेकन इन केल्विन स्केल बिकॉज ऑल टेम्परेचर्स आर पॉजिटिव ऑन केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल में हमेशा टेम्परेचर पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम केल्विन स्केल में लेंगे, सेल्सियस में नहीं लेंगे, कभी कभी नेगेटिव हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये तो आप बचपन से पढ़ते हो, ठीक है। सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो क्या करना होता है आपको? जो भी सेल्सियस में दिया होगा, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं केल्विन में बोलूं लिखने के लिए, तो आपको क्या करना होता है? 25 प्लस 273, ठीक है, तो ये कितना होगा आंसर? 298 केल्विन। और अगर मैं आपको 298 केल्विन दे दूं, आपको उसको क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में लिखना है, तो आपको जो भी दिया होगा उसमें आपको क्या करना है? -273 करना है, तो कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। यूनिट जानते हो कितना खौफ है आपको, ठीक है, यूनिट का, ओके, क्योंकि कुछ लोग यूनिट के लिए भी काट देते हैं मार्क, ओके, आप लोगों का। तो प्लीज जो है यूनिट अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, आप वो लोगों को काटने मत दीजिएगा, ठीक है, यूनिट के लिए, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका? क्या क्या यूनिट चाहिए होगा ये पूरे चैप्टर में, ठीक है। बेशक वो 4 चीजें हैं, आपको छोटी चीजें लगेंगे, लेकिन वही कंफ्यूजन पैदा कर देता है कभी कभी, ओके। तो आपको ये 4 यूनिट्स याद रखने हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बहुत काम आने वाला है ये, ओके। अगर 1 ml 1 cm³ है, तो ऑब्वियसली 1000 ml 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं? हाँ, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 100 cm। तो अगर मीटर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आप cm को भी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 100 × 100 × 100 कितना होगा? 100 × 100 × 100, 10⁶ समझ में है? हाँ, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 4 यूनिट अपने कॉपी में लिख लीजिए, ओके, बहुत जरूरी है वो, ओके, राइट इट आउट, ओके। नेक्स्ट, फिर आपका जो है टॉपिक 6 क्या है? कंबाइनिंग वॉल्यूम पे एक जो है लॉ निकाला गया है, ओके। क्या बोलते हैं ये लॉ? ठीक है, ये साइंटिस्ट के हिसाब से वो बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका कहने का मतलब, जो भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट के हिसाब से ही हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, ओके। और जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम होगा, और ये दोनों का जो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा? एक होल नंबर रेशियो में होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन जरूरी है, डेफिनेशन पढ़ के जाना, ओके। समझ जाते हो आप कॉन्सेप्ट, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिख पाते हो ये सारे लॉ का, तो यही है, ये वाला लिखिएगा डेफिनेशन। इन अदर वर्ड, when two or more gases react together, their volume bear a simple whole number ratio with one another, and to the volume of product provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure, ठीक है। ये आपको जो है पूरा रटना है ये डेफिनेशन को, ओके। इसका जो है मैं एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ, ठीक है। उसको फॉर्मुलेट कौन किया था? पूरा नाम है जोसेफ लुइस गे लुसैक, ठीक है। कब जो है उन्होंने फॉर्मुलेट किया था? 1808 में, ओके। तो दिस लॉ प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंसाइट इनटू द स्टोकियोमेट्री, मतलब वो बहुत बड़ी खोज थी वो, ठीक है, कोई आसान चीज उसने बताया नहीं था उस टाइम में, वो जो है बहुत बड़ा खोज माना गया था, ठीक है।
और इससे हमारा काम जो है बहुत आसान हो गया था, रिएक्शंस वगैरह में, इक्वेशंस में, कैलकुलेशंस में बहुत आसान हो गया था, ठीक है। और उसी के कारण जो है ये पूरा चैप्टर बन पाया, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट जो है पूरा गेलुसेक्स लॉ से ही स्टार्ट हुआ, ओके। और उसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू बता सकता हूँ। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन होता है H2, ओके, और क्लोरीन होता है क्या, Cl2। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो गेलुसेक्स क्या बोल रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेना है और 1 वॉल्यूम ऑफ क्या लेना है आपको, क्लोरीन लेना है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl मिलेगा। तो उसके हिसाब से एक सिंपल जो है होल नंबर रेशियो हुआ कि नहीं, 1:1:2, है ना। अगर सिमिलरली हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन भी कैसे होता है, N2, ठीक है, और इसको मैं मिलाऊं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या देगा, NH3, ठीक है, इसको क्या देगा, NH3 देगा, ठीक है। तो जब N2 मिला तो इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, N2 प्लस H2 गिव राइज टू 2NH3, तो ये सोच लीजिए 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है अभी। तो ये कौन सा रेशियो, कितना रेशियो बनेगा, ये 1:3:2, ठीक है। तो गेलुसेक्स लॉ जो है वही कहता है, ठीक है, वो साइंटिस्ट उन्होंने वही जो है किया, सारे वॉल्यूम्स को जो है एक होल नंबर रेशियोज में हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो लॉ यही कहता है। नेक्स्ट, गेलुसेक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैस, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन टू बी जीरो, ओके। तो आप जब सॉलिड है और लिक्विड है, ठीक है, तब तक आपका वॉल्यूम को क्या लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन सिर्फ जो है ये लॉ किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए, ओके, सॉलिड और लिक्विड नहीं लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं आपको, ठीक है, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है, CH4, वो पहला मेंबर है अल्किन फैमिली का, ठीक है, आगे भी पढ़ोगे आप चैप्टर 12 में। तो CH4 जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है, ओके। तो ये जो मीथेन है ये तो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, CO2 भी गैस है, और H2O क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अगर मैं उसको बैलेंस करूं तो क्या बनेगा, आप यहां लिख दीजिएगा, ठीक है, बैलेंस करूं तो क्या होगा, ये जो है ऑब्वियसली 2 हो जाएगा, नहीं नहीं ये 2 नहीं होगा, देखते हैं, इसको 2 करते हैं, हो गया क्या, बैलेंस, हाँ। तो ठीक है, अगर ये जो है आपका क्या माना जाएगा, 1 वॉल्यूम, जेलुसेक्स के हिसाब से ये 1 वॉल्यूम माना जाएगा, ये 2 वॉल्यूम माना जाएगा, ये भी 1 वॉल्यूम माना जाएगा, लेकिन ये 2 वॉल्यूम नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, नील, ठीक है, जीरो, ठीक है, क्योंकि वो कौन क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड के लिए गेलुसेक्स लॉ जो है कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहा है गेलुसेक्स जो है, राइट। द सब्सटेंस दैट कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा चीज है, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूँ, मैंने 8 लीटर ऑक्सीजन दिया है और उसको मैंने रिएक्ट करवाया किसके, 7 लीटर हाइड्रोजन से, ठीक है, 7 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, ओके। तो ऑब्वियसली सपोज ये 1:1 में मिल रहे हैं, तो 8 लीटर ऑक्सीजन के लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, 8 लीटर, राइट। लेकिन हम लोग के पास 8 लीटर हाइड्रोजन है नहीं, हमारे पास कितना है हाइड्रोजन है, 7 लीटर, तो उसके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि हम 1 लीटर हाइड्रोजन तो ला नहीं सकते ना, नहीं ला सकते आप इसके हिसाब से चलोगे, तो इसके हिसाब से अगर चल गए तो 7 लीटर हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 7 लीटर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन 1 लीटर क्या हो जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेशंस किसके वजह से हुआ, ऑक्सीजन के वजह से हुआ कि हाइड्रोजन की वजह से हुआ, हाइड्रोजन की वजह से हुआ, ये हमारे पास नहीं है, ऑक्सीजन तो है हमारे पास, ऑक्सीजन तो रह भी गया, बच गया, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वही है, द सब्सटेंस दैट कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन पूरा का पूरा 7 लीटर यूज हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारे पास बचा हुआ है 1 लीटर, और अगर हम 1 लीटर हाइड्रोजन और ले आएंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वैसे तो ला नहीं सकते आप, ओके। तो 7 लीटर हाइड्रोजन दिया तो ये पूरा कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया, ओके। तो वही हमारे लिए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो खत्म हो गया, ठीक है, जो खत्म हो जाता है वही हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ओके।
क्लियर है? नेक्स्ट। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ओके, what volume of oxygen gas would be required to burn completely 120 ml of carbon monoxide? Calculate the volume of carbon dioxide formed in the reaction। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ऑक्सीजन चाहिए किसको बर्न करने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो हम लोग का रिएक्शन है, जानना है आपको, CO को आप मिलाओगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आपको क्या देगा, CO2। ओके, CO2। पहला काम है उसको बैलेंस करना। ओके, आप लोग को बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ओके, तो यहाँ पर 2C, यहाँ पर भी 2CO2, तो फिर बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब देखिए नीचे लिख दीजिएगा 2 वॉल्यूम, यहाँ पर 1 है। ओके, तो 1 वॉल्यूम, और यहाँ पर फिर से 2 निकला है, इसीलिए 2 वॉल्यूम। ओके, तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 120 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? हमें कितना बर्न करना है, 120 ml। तो ऑब्वियसली अगर 120 ml कार्बन मोनोऑक्साइड को हमको जलाना है, 2 के लिए हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 120 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 60 चाहिए होगा, राइट? वो तो पता चल रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, इसको x लोगे। ओके, x ml of oxygen is required। okay, so 2 volume of oxygen need 1 volume of 2 volume of carbon monoxide need 1 volume of oxygen। तो 120 ml of 120 ml of carbon monoxide will be requiring कितना, x ml of oxygen। ठीक है, अगर x आपको निकालना है तो क्या करोगे, 120 इंटू 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया। ओके, 120 इंटू 1 बाय 2, तो 120 इंटू 1 कितना, 120 बाय 2, तो ये कितना होगा, 60 ml। ओके, थोड़ा वर्डिंग आपको लिखना है, ऐसा नहीं करोगे आप। ओके, आपको लिखोगे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 120 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 60 ml। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आप नीचे लिखोगे। ओके, फिर बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से हम लोग को 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो 120 ml अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग जला रहे हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें फॉर्म होगा, 120 ml ही फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 वॉल्यूम है, ये भी 2 वॉल्यूम है। ओके, तो हमें पता है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जब लिखोगे, सेकंड बिट, तो यहाँ पर लिखोगे 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। सिमिलरली 120 ml of carbon monoxide will form 120 ml of कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? उतना आपको समझना है, इजी इजी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म है 120 ml, और कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 60 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। Ammonia may be oxidized to nitrogen monoxide in the presence of a catalyst according to the equation। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट यूज हुआ है, जहाँ पर एक एमोनिया जो है वो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, ओके, सॉरी, हाँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है बन गया, एमोनिया से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर सवाल है, आप पहले उसको बैलेंस करिए। बैलेंस तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, बैलेंस करिए उसको, हो गया ना, हाँ, 4 5 4 6। ओके, तो 4NH3 plus 5O2 will give rise to 4NO plus 6H2O। ओके, सब चीज बैलेंस है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 3 × 4 12 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4 है, और टोटल ऑक्सीजन यहाँ 10 है, यहाँ 4 और 6 10 है। ओके, तो आप नीचे पहले आप जैसे जो है बैलेंस किए, नीचे आप उस हिसाब से क्या लिख दीजिएगा, वॉल्यूम लिख दीजिएगा। ठीक है,
ये 4 वॉल्यूम, ये 5, ये 4 और फिर ये 6 वॉल्यूम। ओके, ये हमारा वाटर निकल रहा है क्या? फाइंड द, ठीक है, नहीं बताया है हमें। ओके, ले लेते हैं, हम लोग को तो पूछा नहीं है कुछ भी इसके बाद। हम लोग को क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड। ओके, तो जब हम अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो इफ 36 लीटर ऑफ रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड फॉर्म। तो यहाँ पर सवाल क्या बोला है? हम लोग के पास रिएक्टेंट कितना है? ठीक है, हम लोग का रिएक्टेंट कितना है? 36 लीटर है बोल रहा है। ओके, तो ये H2O को क्या माना गया है? नील माना गया है। ओके, यहाँ वाटर है तो उसको आप नील मान लीजिए। क्यों? क्योंकि जरूरी है। देखिए, ऐसा मैं सोच रहा था नहीं चाहिए होगा, लेकिन चाहिए है। रिएक्टेंट 36 लीटर है। यहाँ पर आप देखिए, आपका रिएक्टेंट कितना वॉल्यूम है यहाँ पर टोटल? 4 + 5, ठीक है, 9 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। 9 वॉल्यूम ऑफ reactant produces 4 volume of product या 4 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना। 9 वॉल्यूम मिलके कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं? 4। तो अगर इस हिसाब से देखें, 36 लीटर ऑफ रिएक्टेंट कितना मोनोऑक्साइड फॉर्म करेंगे, कितना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेंगे? ठीक है, प्रोड्यूसेस कितना? x वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो x निकालने के लिए क्या करोगे आप? 36 इंटू 4/9। ओके, 9 कितना जा? 4 जा, 4 इंटू 4 16। ओके, तो 16 लीटर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, राइट, 16 लीटर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। समझ में आया क्या है? हाँ, सब जो है खेल यहाँ पर बैलेंसिंग का है और वॉल्यूम का है। राइट, इसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ 8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 7.6 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस आर मिक्स्ड, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिक्स करके क्या बना रहे हैं? HCl बनाएंगे। ठीक है, और ये 2HCl होगा। ये सोच लीजिए 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम, और ये बन कितने रहे? 2 वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर वो बोल रहा है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन 8 लीटर है और क्लोरीन मेरे पास 7.6 लीटर है, ओके, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्ड? ओके, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसके हिसाब से बनेगा, ना कि इसके हिसाब से, क्योंकि ये तो बच जाएगा। हाँ, यहाँ पर फिर सवाल में बोला आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या? जो बच गया। बच गया नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 7.6 में कौन खत्म हो जाएगा? 7.6 लीटर जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये रह जाएगा, कितना रह जाएगा? 0.4 लीटर, है कि नहीं? तो यहाँ पर 7.6, क्योंकि 1 वॉल्यूम में 1 वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो 7.6 लीटर में कितना यूज होगा? 7.6 लीटर ही यूज होगा। तो यहाँ पर कितना बच गया? 8 - 7.6 कितना? 0.4 लीटर बच गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग को कमी किसका खिल गया? हाँ, कमी किसका हुआ हमें? क्लोरीन का। ओके, तो क्लोरीन विल बी दी लिमिटिंग, ठीक है, विल बी दी लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट, ये तो हमें पता चला। अब वो बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड कितना फॉर्म होगा, तो हम लोग को यूज कितना हुआ? 7.6 लीटर यूज हुआ, ना कि 8 लीटर। 7.6 लीटर के हिसाब से एक वॉल्यूम 2 दे रहा है, तो 7.6 का डबल। ठीक है, 7.6 का डबल कितना? 15.2 लीटर होगा कि नहीं? 7.6 इंटू 2 करोगे तो 7 इंटू 2 14, और 0.6 इंटू 2 इज 1.2। 14 + 1.2 इज 15.2 लीटर। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो 15.2 लीटर ऑफ कार्बन नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। ओके, थोड़ा आप प्लीज जो है
ये सब वर्डिंग में लिखिएगा, ओके। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मत करिएगा, ओके। थोड़ा जो है आपको लिखना पड़ेगा, पहले क्या गिवन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पूरा एक स्टेटमेंट वाइज आपको लिखना होगा, ओके। तो इथिलीन का क्या है फॉर्मूला, C2H4 है, ओके। तो देखते हैं क्या करना है हमको यहाँ पर, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बोल रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एज प्रोडक्ट, ओके, हमें मिल रहा है। और बर्निंग 2 लीटर ऑफ इथिलीन गैस, ठीक है। अगर हम इथिलीन गैस को बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ऑक्सीजन, तो हमें दो चीज मिलने वाला है, ओके। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही, और साथ में क्या मिलेगा हमें, H2O, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर C2H4 आपका कितना है, 2 लीटर है, बैलेंस करिए उसको पहले, बैलेंस कैसे होगा, ठीक है, ये 4, एक मिनट, ठीक है, ये 4 और फिर इसके बाद 8, ये 4 और बैलेंस 8 और ये 4, 12, 6, मतलब सब डिविजिबल बाय 2 है ही, तो ये 6 की जगह लगा दो 3, और ये 2 और ये 2, बैलेंस हो गया ना, हाँ। सब डिविजिबल बाय 2 था ना, तो उसको करिएगा, इसको वॉल्यूम में मत ले लीजिएगा, गलत आ जाएगा आंसर, ओके। तो आपको पूरा सिंपलेस्ट वे में बैलेंसिंग करना है। तो ये कितना वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, और ये भी 2 वॉल्यूम, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ऑन बर्निंग 2 लीटर ऑफ इथिलीन गैस, ठीक है। हम 2 लीटर इथिलीन गैस है, कितने में बर्न हो रहा है, 7 लीटर ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, ठीक है, 7 लीटर ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, एंड हाउ मच ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट यूज्ड, ओके। तो इसको लेने का दरकार है नहीं हमें, ठीक है, हमें तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का लेने का दरकार है। ये आप क्या कर दीजिए, ये तो वाटर है, उसको क्या लिख दीजिए, नील, ओके। वाटर है, उसको नील लिख दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको दे दिया होता है इक्वेशन, मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन, ओके, आपके क्वेश्चन में इक्वेशन दे दिया होता है, ओके। तो आपको यहाँ इक्वेशन में साइड में बता भी दिया होगा ये गैस है कि लिक्विड है कि क्या है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा होता है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर एक वॉल्यूम में मेरे को कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 3, तो 2 लीटर इथिलीन को बर्न करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, 6 लीटर का, 6 लीटर का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 लीटर ज्यादा है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड, अगर एक वॉल्यूम कितना दे रहा है, 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, 2 लीटर कितना देगा, 4 लीटर, क्योंकि इसके हिसाब से ही हो रहा है सब चीज, ये तो 1 लीटर बच जाएगा, है ना। तो 2 लीटर हमें कितना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, 4 लीटर, डबल दे रहा है ना, एक का 2 दे रहा है। और यहाँ पर वो बोल रहा है हाउ मच ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनयूज्ड, ऑक्सीजन कितना यूज हो जाएगा, 3 वॉल्यूम है, मतलब 2 के हिसाब से हम ये जो है यूज करने वाले हैं कितना, 6 लीटर यूज करने वाले हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये एक वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, ओके। तो अगर ये 2 लीटर यूज हो रहा है, तो ये 2 × 3 6 लीटर यूज होगा। तो हम लोग के पास पहले से कितना लीटर है, 7 लीटर है, तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना होगा, 6 लीटर तो हम यूज कर लिए, जल गया, अनयूज्ड ऑक्सीजन रह गया कितना, 1 लीटर, दैट इज 7 लीटर माइनस 6 लीटर, ठीक है, 1 लीटर जो है आपका ऑक्सीजन रह गया, ओके। नेक्स्ट, what volume of oxygen would be required to burn completely 100 ml of acetylene gas, and what would be the volume of carbon dioxide form, okay। एसिथिलीन वर्ड यूज हुआ है अभी यहाँ पर, ठीक है, तब क्या था, इथिलीन, इथिलीन था C2H4, एसिथिलीन है C2H2, ठीक है। इसका IUPAC नेम अगर देखें तो क्या है, इथाइन, क्या, इथाइन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या है, CnH2n-2, ओके, ये है आपका जनरल फॉर्मूला, ओके। पढ़ेंगे सब 12th में ही, 12th चैप्टर में ही है, आप लोग यही साल पढ़ोगे, ओके, कुछ 2-4 महीना बाद। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 100 ml ऑफ एसिथिलीन गैस, हमें इसको बर्न करना है, C2H2 को बर्न करना है, किसके प्रेजेंस में, वही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा,
CO2 मिलेगा और साथ में मिलेगा वाटर, तो उसको तो हम लोग क्या ले लेंगे, नील। ठीक है, इसको बैलेंस करिए अभी फटाफट, क्या होगा, 2, और यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 करोगे। ओके, अब इस हिसाब से ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ 8 9 10, तो ये 5 हुआ ना। हाँ, बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जानना है। अगर बैलेंसिंग नहीं करोगे तो फिर पहले बैलेंसिंग सीखो, 9th जाओ क्लास 9 में, ठीक है, बैलेंसिंग सीख के 10 में आओ। ओके, तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 100 ml ऑफ एसिटिलीन गैस। ओके, 100 ml आपका एसिटिलीन गैस है, कितना ऑक्सीजन चाहिए बाबू, 2 वॉल्यूम एसिटिलीन जलाने के लिए हमें कितना वॉल्यूम का ऑक्सीजन चाहिए, 5। ओके, यहाँ पर लिखो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, रिक्वायर्स 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 100 ml ऑफ C2H2 रिक्वायर्स कितना, x ml ऑफ O2। ठीक है, तो 2 को 5, तो 100 को कितना, बैलेंस ये कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100 इंटू 5। ठीक है, 100 इंटू 5, तो 2x इज इक्वल टू 500, तो x इज इक्वल टू 500/2, कितना होगा 250 ml। वो तो मुंह मुंह में हो रहा है, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है, मुंह मुंह में करके आ जाओगे क्या। ये 250 ml जो है आपका, हमारा क्या है, 250 ml, 250 ml जो है ऑक्सीजन रिक्वायर है। ओके, नेक्स्ट आपका व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितना जो है बन रहा है, 2 वॉल्यूम कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 4 वॉल्यूम। ओके, डबल दे रहा है, तो 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड कितना देगा, 200 कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml एसिटिलीन कितना देगा, कितना देगा, 2 का 4 दे रहा है, तो 100 का कितना देगा यार, 200 ml, 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसको भी जो है थोड़ा कहानी लिखना पड़ेगा। 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन प्रोड्यूसर्स या फॉर्म 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, so 100 ml of acetylene will produce x ml of carbon dioxide. By this you will get x is equal to what, 2 into x is equal to 100 into 4। ठीक है, तो 2x is equal to 400 और x is equal to 200 ml, वैसे आपको लिखना है। ठीक है, और फिर जब लिखने के बाद फिर नीचे एक और बार आपको स्टेटमेंट लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इक्वल टू 200 ml और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर इक्वल टू 250 ml। ओके, स्टेटमेंट आपको लिखना है, इसके बहुत मार्क्स होते हैं। ओके, ऐसे लिख के आओगे आधा अधूरा मार्क मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, 300 ml ऑफ इथेन इज बर्न इन जस्ट सफिशियंट एयर। ओके, ध्यान देना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, सफिशियंट एयर में जो है बर्न हो रहा है, और ये एयर में कितना है, 20% ऑक्सीजन है, सिर्फ 20% ऑक्सीजन है, तो 80% क्या है, अनरिएक्टेड एयर है। ओके, अनरिएक्टेड एयर, ठीक है, जिससे हमें कोई लेना देना है नहीं। ऑक्सीजन सिर्फ 20% है, तो 80% से हमें लेना देना नहीं, वो रिएक्ट नहीं हो रहा है। एज पर द इक्वेशन, देखिए ये आपका इक्वेशन है, पहले उसको बैलेंस करिए, पहला काम तो वही है, आग मीच के आपको पहला बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा लॉ है, गे-लुसैक्स लॉ है। ठीक है, और गे-लुसैक्स लॉ जो है हमेशा से क्या करता है, वॉल्यूम निकालता है। ओके, तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है C2 है, तो यहाँ पर 2C कर दो। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी ये कर दो, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 4 और 5 6, तो ये कितने हो गए, 3। ठीक है, अब सब बैलेंस है, ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, और ये भी 2 वॉल्यूम है। ओके,
एक वॉल्यूम कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 वॉल्यूम मतलब डबल प्रोड्यूस कर रहा है। तो 300 ml इथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, 400 ml, है कि नहीं, सॉरी 300 का डबल 600। ओके, और ये भी हम लोग का क्या है, यहाँ पर स्टीम है, ठीक है, ये भी आपका स्टीम है। ओके, तो 300 ml C2H4 विल प्रोड्यूस कितना स्टीम, डबल, ठीक है, 1 वॉल्यूम का 2 हो रहा है तो 300 का भी क्या होगा, 600 होगा। अब देखिए ये तो हमने निकाल दिया सारा। अब क्वेश्चन में एक चीज दिया है कि जो हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका प्योर ऑक्सीजन नहीं है, वो कितना है, सिर्फ 20% ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं, ना कि पूरा का पूरा 100%। तो ये 20% ही मेरा कितना है, 900 है, 20% ही मेरा 900 ml है। तो 100% कितना होगा, 20 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 100 होगा, 5। तो यहाँ पर भी 900 इंटू 5 कर दो, 900 इंटू 5 कितना होगा, 900 इंटू 5, ठीक है, 900 इंटू 5 दैट इज 4500 ml। और अगर 4500 ml है, ओके, तो इसमें आपके रिएक्ट कितने कर रहे हैं, 900। तो अनरिएक्टेड कितने हैं, अनरिएक्टेड कितने हैं, अनरिएक्टेड एयर जो है 4500 ml माइनस 900 ml, तो कितना होगा 3600 ml, ठीक है, 3600 ml। समझ में आया सब। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको बोला है कंपोजिशन लिखने के लिए रिजल्टिंग मिक्सचर का, ठीक है, तो कंपोजिशन आप क्या लिखोगे, पहला आपको लिखना है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ओके, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना, 900 ml। अनरिएक्टेड एयर कितना होगा, हमने निकाला, जो रिएक्शन में यूज नहीं हो रहे, दैट इज 36 क्या, ओके, 3600 ml, ठीक है। अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कितना होगा, 600 ml, ओके, और अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड, ओके, अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड या फॉर्म ये कितना होगा, ये भी 600 ml। समझ में आया, ये रिजल्टिंग कंपोजिशन। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसमें आपको पूरा कहानी लिखना है। ओके, ये इतना प्रोड्यूस कर रहा है, ये उतना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो ये इतने फॉर्म हो रहे हैं, ये इतने जो है रिक्वायर हो रहे हैं, वो सब चीज़ आपको प्रॉपर, ठीक है, ग्रामर तो आपका अच्छा है ही, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, तो आप जो है करिएगा। ओके, केमिस्ट्री में यूज़ करिएगा। आई होप कि आप बहुत अच्छा ग्रामर है आपका, इंग्लिश ग्रामर आपका 25 से 25 आता है, सुनने में आया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्या, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, तो मेरे जो है दूर के फ्रेंड ही थे अच्छे से। ओके, तो एमिडियो एवोगैड्रो जो है वो क्या है, 1811 पुट फॉरवर्डेड अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, Avogadro's law states that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain same number of molecule। वो जो भी हो, ठीक है, उसका कहना है, एवोगैड्रो का कहना है, गैसेस जो भी हो, ओके, वो कंटेन करेगा क्या, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है कंटेन करेगा। वो आप हाइड्रोजन लीजिए, 1 लीटर हाइड्रोजन लीजिए, तब उसके अंदर भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने 1 लीटर ऑक्सीजन में। वो जो है इसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई कंपाउंड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी हो, ठीक है, वो बस बोल रहा है कि मॉलिक्यूल सेम होगा, ठीक है। अगर आपके कंडीशंस, आपके टेम्परेचर और प्रेशर सही होगा तो ऑब्वियसली उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस। ओके, अगर उसके वॉल्यूम सेम है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर 1 लीटर हाइड्रोजन मतलब वॉल्यूम सेम है ना, हाँ, तो 1 लीटर हाइड्रोजन विल गिव सेम मॉलिक्यूल एज 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल गिव। ओके, तो एवोगैड्रो का यही है स्टेटमेंट, वो सबको इक्वल मान रहा है मेरी तरह। ओके, तो एवोगैड्रो मेड द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ गैसियस एलिमेंट, ठीक है, उसने जो है डिफरेंस क्रिएट किया किसके बीच, एटम के बीच और मॉलिक्यूल के बीच।
उसने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो डाल्टन भी बोला था अपने पोस्टुलेट्स में, ठीक है। और वो बोलता है इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, अपने से एग्जिस्ट कर पाएगा। दे एग्जिस्ट बाय itself, it never break up except for taking part in a chemical reaction। वैसे रियल लाइफ में तो कभी वो टूटते नहीं है मॉलिक्यूल, लेकिन हाँ अगर केमिकल रिएक्शन में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट में ब्रेक। ओके, तो यही जो है डिफरेंस बनाया उसने, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच। एटम को बोला कि वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ओके, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन मॉलिक्यूल में वो शॉर्ट बोले कि इट कैन एग्जिस्ट बाय itself, okay, it can exist by itself। so it's a difference created by Avogadro, okay, or told by Avogadro। और इसी के बेसिस में उसने एटॉमिसिटी के बारे में बताया हमें। एटॉमिसिटी मतलब क्या, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने एटम, ठीक है, अ नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। वो आपके कंपाउंड हो गया या मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, H2, तो इसमें कितने एटम्स हैं, दो, ठीक है, हाइड्रोजन के दो। अगर मैं आपको बोलता हूँ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ओजोन, ओके, तो ओजोन में कितने हैं, तीन, ओके, O3। अगर फॉस्फोरस लेता हूँ तो क्या होगा, P4, चार एटम है, ओके। अगर सल्फर लेता हूँ तो क्या होगा, S8, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और आपके हीलियम वगैरह गैस ले लो आप, ठीक है, इनर्ट गैस ले लो, तो हीलियम, क्रिप्टन, ओके, ये सब क्या होंगे, वन। तो दिस इज मोनोएटॉमिक, दिस इज डाइएटॉमिक, दिस इज ट्राइएटॉमिक, दिस इज टेट्राएटॉमिक एंड दिस इज ऑक्टेटॉमिक, ओके। समझ में आया आपको ये सारे, ठीक है, यही सारे मैंने दिया हुआ है। मोनोएटॉमिक वन एटम, डाइएटॉमिक टू एटम, ट्राइएटॉमिक थ्री एटम, टेट्राएटॉमिक फोर एटम, बट एटम शुड बी सिमिलर, okay। if it is not similar we have another name for it, that is heteroatomic, ठीक है, heteroatomic, ठीक है। heteroatomic मतलब क्या है, जहां पर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, जैसे कि NH3, यहाँ पर कितने एटम्स हैं, टोटल चार है, लेकिन चार सिमिलर एटम्स नहीं है, तीन तो सिमिलर एटम है और एक क्या है, डिफरेंट है। तो NH3 में आपका नाइट्रोजन एक एटम है और हाइड्रोजन तीन एटम है, तो उसको आप टेट्रा एटॉमिक नहीं बोलोगे। क्यों टेट्रा एटॉमिक नहीं बोलोगे, क्योंकि वो सिमिलर नहीं है, वो क्या है, वो क्या है, डिफरेंट, ओके। तो वन एटम और थ्री एटम, यहाँ पर ये भी जो है दो एटम्स हैं, लेकिन दो सिमिलर एटम्स नहीं है, दो सिमिलर एटम होने से डाई एटॉमिक। ये भी एक हेटेरो एटॉमिक है, जिसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो बहुत लाभ वाला चीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ, बहुत चीजें बताया उसने। पहले तो उसने जो है गेलुसेक्स लॉ को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, ओके, एवोगैड्रोस लॉ एक्सप्लेन गेलुसेक्स लॉ, ठीक है। और दूसरा, एवोगैड्रोस लॉ प्रिडिक्टेड द एटॉमिसिटी ऑफ गैस, वही हमें बताया कि गैस के एटॉमिसिटी क्या होंगे, ठीक है, उसने प्रिडिक्ट किया। और तीसरा उसने बताया क्या, एवोगैड्रोस लॉ हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ गैस, ठीक है। हम जो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पा रहे हैं हर एक कंपाउंड का, ओके, वो किसके वजह से, एवोगैड्रोस की वजह से, ठीक है। इट हेल्प अस डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल, ठीक है। हम लोग जो भी निकाल दे रहे हैं, अभी जैसे मैंने बोल दिया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का हम फॉर्मूला निकाल पा रहे हैं ना, दैट इज CaSO4। इसका हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल पा रहे हैं, Ca में 40 डाल के, S में 32, ऑक्सीजन में 16 × 4, आगे करेंगे हम, ठीक है। तो वो किसके बदौलत, एवोगैड्रो। तो हमें जो है शुक्रगुजार होना चाहिए उसका कि हमें वो पढ़ना लिखना सिखा रहा है कि नहीं, एवोगैड्रो, राइट। न्यूमेरिकल क्या है, देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं एवोगैड्रोस के। अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कलेक्ट, हमारा यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, पेन भी नहीं उठाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कलेक्ट 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 लीटर, क्लोरीन के लिए 3 लीटर, हाइड्रोजन के लिए 5 लीटर, नाइट्रोजन के लिए 4 लीटर और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 1 लीटर। इन विच गैस सैंपल विल देयर बी अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किस पे ज्यादा होंगे, किसके वॉल्यूम ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्योंकि एवोगैड्रो बोला ही है,
ठीक है, एवोगैड्रो बोला है कि किससे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी किसका ज्यादा वॉल्यूम होगा उसका ज्यादा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वो सिर्फ वॉल्यूम से लेना देना है। और सबसे कम किसके में होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में होगा, ठीक है। अगर हाँ, अब एक कंफ्यूजन आएगा आपको, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि अगर सर यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होता और यहाँ पर भी 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन होता, तो फिर हमें लीस्ट किसको मानना है, लीस्ट दोनों को ही मानोगे। ऐसा नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड का फिर मास निकालोगे, इसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम है, तो बाबू ये ज्यादा, दिमाग इतना नहीं लगाना है। एवोगैड्रो भी नहीं लगाया, आप भी मत लगाओ, ओके। तो यहाँ पर 1 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ 1 लीटर नाइट्रोजन है, तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के पास होगा, ओके। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, जितना नाइट्रोजन के पास है उतना ही सल्फर डाइऑक्साइड के पास है, ओके। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिख देता हूं मैं। ग्रेटेस्ट क्या है, 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ओके। फैन तो उठाने के लिए मना किया था, उठा लिया। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, इफ 50 ml ऑफ अ गैस ए, ओके, कैसे नाम हो गया उसका पता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। इफ 50 ml ऑफ अ गैस ए कंटेन Y मॉलिक्यूल, ठीक है, how many molecule of gas B will be present in 25 cc of B under the same condition? क्या क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि 50 ml ऑफ गैस ए कंटेन Y मॉलिक्यूल, ठीक है, तो 50 ml ऑफ गैस ए में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Y मॉलिक्यूल है। तो वो पूछ रहा है कि 25 ml ऑफ गैस बी में कितने मॉलिक्यूल होंगे। आपके कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ओके, वॉल्यूम भी सेम है, नहीं वॉल्यूम जो है इसका क्या है, हाफ है। 50 में y है तो 25 में कितना होगा, y/2 मॉलिक्यूल, आ गया आंसर, ठीक है, y/2 मॉलिक्यूल। समझ में आया, हाँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए हैं 3 मार्क में, ओके। देखते हैं क्या है। If 150 cc of gas A contain X molecule, ठीक है, 150 cc of gas A, cc मतलब वही है क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, ऑफ गैस A, 150 cc of gas A कितना मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है, X मॉलिक्यूल। How many molecule of gas B will be present in 75 cc of gas B, ठीक है, 75 cc of gas B, gas A and B are under the same condition of temperature and pressure। तो अगर 150 है X मॉलिक्यूल, तो 75 मतलब क्या, 150 का आधा, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, आधा, ठीक है, X/2 मॉलिक्यूल। समझ में आया, हाँ, X/2 मॉलिक्यूल। सवाल फिर बोल रहा है, नेम द लॉ ऑन विच दिस अबोव प्रॉब्लम इज बेस्ड, ओके, व्हाट इज दैट लॉ नेम, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ, ओके। एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर जो है ये डिपेंड है। समझ में आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। कौन से या साल तो पता नहीं, 2016 या 17 तरफ आया है, ओके, लेकिन आया है, क्लियर। सो दैट इज योर फर्स्ट लेक्चर, ओके। सेकेंड लेक्चर में हम परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। थैंक यू।